नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। वक्त का भरोसा नहीं, तकदीर कब आपसे खफा हो जाए कह नहीं सकते। और जब आपके खराब दिन आ रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जिस धूमधाम से आए थे, लोग उन्हें कह रहे थे कि उनको देख के कह रहे थे कि पूरी दुनिया में फतह हासिल करेंगे। नास्त्राडोम की भविष्यवाणियां निकाली जा रही थी कि एक व्यक्ति आएगा, इस दिशा से आएगा, फिर वो पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा। लोग कह रहे थे ये नरेंद्र मोदी तो है, वो पूरी दुनिया में नाम रोशन करने के लिए, भारत का डंका बजाने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं। नास्त्राडोम की भविष्यवाणियां पढ़ लो। और लोग लगातार एक दूसरे को भेज रहे थे कि अब भारत का मान, भारत का सम्मान बढ़ेगा क्योंकि अब नरेंद्र मोदी आए हैं। और ये भविष्यवाणियों में भी कहा गया। अब वक्त बदलता है, एक के बाद एक कहानियां सामने आती हैं, और उन कहानियों से लोगों का भरोसा टूटने लगता है। लोगों को लगने लगता है कि ये सब तो हमने सोचा नहीं था। जिस जिस मोर्चे पे प्रधानमंत्री ने बातें की थी, वो सामने आने लगी कि वो मोर्चे झूठे थे, वो कहानियां झूठी थी। और देश के हर वर्ग को, खास तौर से मध्यम वर्ग ने जितना प्रधानमंत्री के लिए तालियां बजाई थी, थालियां बजाई थी। कोरोना काल में गली मोहल्लों में लाशों के ढेर लग रहे थे, हर एक का अपना प्यारा कोई ना कोई खो रहा था, और लाशें जलाने के लिए जगह नहीं थी। अस्पतालों में दबे दवाएं नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थे। मैंने तो उत्तर प्रदेश में देखा है कि किस तरह गंगा के किनारे लाशें बहा दी जा रही थी। मैंने उस पर रिसर्च करी बाद में। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं अधिवक्ता हैदर, हम लोगों ने एक रिट दायर करी एनजीटी में, दिल्ली जाकर, और पूरा उस पर अध्ययन था। हमने प्रयागराज में जो गंगा के किनारे लाशें दफनाई गई थी, उनके फोटोग्राफ थे। और जब एनजीटी पे रिट दायर हुई तो सरकार उल्टी खड़ी हो गई। 4 PM को अगर बंद किया गया, 4 PM के खिलाफ ये साजिशें रची जाती हैं, सरकार डंडा लेके पीछे पड़ी रहती है, तो सर कारण है, हमने कर्म ऐसे किए हैं, लोगों के आवाज बने हैं हम। तो दर्द तो होता ही है सरकार को हमारी बातों से, तो वो कभी चैनल बंद, कभी जांच, कभी हमला, सब चलता रहता है। एनजीटी में हमने शिकायत करी, सरकार ने बड़े बड़े नामी गिरामी वकील खड़े किए कि एनजीटी ये केस टेकअप ही ना करे। लेकिन हमारी अपील ऐसी थी कि भारत सरकार को, बिहार सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हुए कि गंगा के किनारे लाशों के लिए आप कर क्या रहे हैं। तो ये वो दौर था, और जिस समय आप लोगों की मदद करनी चाहिए, उस समय देश का प्रधानमंत्री कह रहा था बालकोनी में आ जाओ शाम को और थालियां बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। नाकारा मिनिस्टर के गाना गा रहे थे, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना। दिमाग में जिनके गोबर भरा है, वो भक्त कह रहे थे गोबर लगाने से, गोबर का लेप करने से कोरोना चला जाता है। और इस देश के लोगों को भरोसा था, वो बालकोनी में भी आ गए, वो थाली भी बजाने लगे, वो ताली भी बजाने लगे, वो मोबाइल की राइड बजाने लगे। और पता चला कि जो वैक्सीन लगाई गई थी, उस वैक्सीन में ही झोल था। उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ही भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा दे रखा था। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सूची आई, उससे पता चला कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इस फारूली मूल्य पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ठग विद्या से इंसुलिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी हजारों करोड़ का चंदा ले लिया और आपको वैक्सीन लगा दी गई। देश के कोने कोने से ऐसे नौजवान मिनटों में गिर रहे हैं और मर जा रहे हैं। कोरोना के बाद जो हार्ट अटैक की रेस लगी ना, उसने हैरान कर दिया। तमाम लोगों ने भारत सरकार से मांग की कि बहुत जल्दी से जांच कराइए, देश में हो क्या रहा है। आदमी सांस नहीं ले पा रहा है। खाना खाने के अभी 2 दिन 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा कि एक परिवार गया खाना खाने के लिए, थाली आई, आदमी थाली के ऊपर गिर गया, मर गया हार्ट अटैक से। लेकिन सरकार को पता चल गया था कि अगर जांच हो गई तो लोग दौड़ाएंगे बहुत। तो कह रहा हूं कि मोदी जी ने जो जो वादे किए थे, वो सारे वादे फ्लॉप हो गए। और दुर्भाग्य है कि पड़ोस में नेपाल में जैन जी लोग सड़क पे आए और हुकूमत पलट गई। दुनिया भर के देशों में जिस तरह नौजवान सड़कों पर निकला, तो वहां प्रधानमंत्रियों को घर छोड़ के भागना पड़ा। बांग्लादेश उदाहरण है, नेपाल उदाहरण है, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, जाने कहां कहां कौन कौन से मुल्क ऐसे नहीं थे जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग सड़क पे आ गए कि ये गुनाह कर रहे हैं। मंत्री और मंत्री बड़ा होता जा रहा है, मंत्री के पास पैसा बढ़ता जा रहा है।
हमसे कहा जा रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, और गृह मंत्री का बेटा वहां पाकिस्तान के संग मैच खिलवा रहा है। मैच में भारत का कप्तान कह दे रहा है कि पहलगाम के शहीदों के नाम ये मैच समर्पित, तो उसमें 30% की पेनल्टी लगा दी जा रही है। तुम पहलगाम का नाम क्यों ले रहे हो? पहलगाम तो हमारी दुखती नस है, जैसे पुलवामा है। तब फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठनी शुरू हुई कि कर क्या रहे हैं आप? जो मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी के लिए, 17 सितंबर की रात पहले उस पर झाड़ू पोछा लगने लगी कि अब आ रहे होंगे एक और साहब ने भी घोषणा कर दी, मैं 5 बजे आ रहा हूं टीवी पे। लोगों को लगा कि साहब कहेंगे अब मैं 75 साल का हो गया, मैंने नियम बनाया था कि 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल। लोग बड़े उम्मीद में लगाए बैठे थे कि देश को राहत मिलेगी। एक केवल बातें करने वाले, झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री जी टाटा बाय बाय करके अब मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। नितिन गडकरी की मिठाइयां बंटने लगी थी, योगी आदित्यनाथ की भी खुशी मनाई जाने लगी थी कि टाटा बाय बाय हो रहा है, लेकिन उन्होंने तो 5 बजे आके जीएसटी की रटी रटाई कहानी, झूठी कहानी सुना रहा था। मतलब मैं कहीं नहीं जा रहा। तब ये हुआ कि मार्गदर्शक मंडल के कुछ लोग अब बगावती करें। आरएसएस के एक कमरे में बैठ के मुरली मनोहर जोशी ने सारे खाते वही पढ़ डाले थे इनके कि क्या क्या गड़बड़ हो रही है। अब मुरली मनोहर जोशी मोदी जी की एक पहाड़ों पर एक जो बहुत बहुप्रतीक्षित एक योजना थी कि फिर उत्तराखंड में चौड़ी होंगी सड़कें और ये होंगी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि साहब देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। वाकई में ये सौंदर्यीकरण के नाम पर, ये सड़कें बड़ी करने के नाम पर क्या तबाही आ रही है। आपने जगह जगह देखी, उत्तरकाशी में देखा होगा, बाकी जगह देखा होगा, पहाड़ टूट रहे हैं, बादल फट रहे हैं। ये नेचर से खिलवाड़ करने का नतीजा है। और एक और शख्स है जिसने नेचर को बचाने के लिए जान लगा दी, नाम है सोनम वांगचुक। पूरी दुनिया में उस आदमी का नाम और मान सम्मान है। मैं कई बार लद्दाख गया हूं, लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों का मैंने दौरा किया है। मैं कल कोशिश करूंगा कि अपने लद्दाख के कुछ वीडियो में डालूं, आपको दिखाऊं। मैं दुनिया के सबसे ऊंचे राजमार्ग पर गया हूं, बर्फ पड़ रही थी, सांस उड़ रही थी, लेकिन मैंने वहां भी वीडियो बनाए हैं। मैं पेंगोंग झील पे गया हूं, मैंने गलवान घाटी के पास तक गया हूं जहां पे ये झड़प हुई। तो मैंने लद्दाख में सोनम वांगचुक को लोगों की निगाह में ईश्वर का दर्जा देते हुए देखा। एक ऐसा आदमी जिसे पूरे लद्दाख की तस्वीर बदल दी, जो लद्दाख को पर्यावरण, लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो यहाँ के जैन जी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के युवाओं ने कहा कि भाई आपने अपने घोषणा पत्र में जो बातें की थी वो तो पूरी करिए। और उसके लिए आंदोलन खड़ा हो गया। तो तानाशाह को लगता है कि हर जगह लाठी, गोली, डंडा यही इस्तेमाल करो, आंदोलन खत्म हो जाएगा। लद्दाख में भी हुआ। कांग्रेस ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि लोगों ने अपने जायज हक मांगे थे, लोगों ने अपने जायज बातें मांगी थी, उनको गोली मार दी गई, 4 लोगों की मौत हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि ये अन्याय है, इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। कांग्रेस ने ट्वीट किया। नतीजा क्या हुआ? सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया, एनएसए लगा दिया गया, जोधपुर की जेल भेज दिया गया। ये लोकतंत्र है, ऐसे लोकतंत्र बचाया जा रहा है। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि अलग अलग जगह पे आंदोलन खड़े हो गए, नौजवान सड़कों पे आ गए। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की बातें गली गली में घूमने लगी थी कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार किस तरह चरम पर है, किस तरह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हजारों नौजवान सड़क पर आ गए, मोमबत्ती लेकर सड़क पे आकर रात भर उन्होंने आंदोलन किया कि परीक्षाओं में जो धांधली की गई है वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को माफी मांगनी पड़ी। उत्तराखंड में ही चुनाव में वोट चोरी का मामला पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन जो बेईमानी कर रहे हैं वो 2-4 लाख से क्या फर्क पड़ता। हमारे नेशनल चैनल पे शॉर्ट प्रियंका ने बोला था, प्रियंका अस्थाना हमारी तेज तरार रिपोर्टर है, उन्होंने बोला था, मैं सुनवाता हूँ प्रियंका ने क्या कहा था अपने बचाव में। इस बार चुनाव आयोग ने हद पार कर दी है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले तो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स को रजिस्टर किया, फिर उत्तराखंड के चुनावों में उसी फर्जी वोटर को पंचायती चुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो बवाल खड़ा हो गया। एक तरफ हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के इस फैसले को खारिज किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग
आयोग पर जुर्माना ठोक दिया है। खेल समझिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए, लेकिन खेल उल्टा चल रहा है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल गांधी की बात और सबूत सच साबित हुए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने दावा किया है कि जैसे पेज फंस गया है, ऐसे हालातों में मोदी शाह विदेश भागने की तैयारी में है, पासपोर्ट को सीज कर देना चाहिए। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में क्या मोदी जी भागने से बच पाएंगे? आपको क्या लगता है? अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, वो ऐसी बातें कह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बाकी देशों की तरह भाग सकते हैं। मैं कभी इस चीज की कल्पना नहीं कर रहा, क्योंकि भारत गांधी जी का देश है। यहाँ पे कभी आंदोलन हिंसा का रूप नहीं ले सकता। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बिहार में फिर एक बार बड़ी चोरी पकड़ी गई है। बिहार में एक बार फिर एक बड़ा चोरी का मामला खुला है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, निकल के ये लिखा है कि बिहार में पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में भाजपा ने लगभग 80,000 मुस्लिम वोटरों का नाम काटने की साजिश रची है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। पत्र में कहा गया ये लोग भारत के नागरिक नहीं है, इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। इसके साथ ही वहां पार्टी के बीजेपी के लोग भी हर दिन चुन चुनकर 10 मुस्लिम वोटरों के नाम चुनाव आयोग को भेज रहे थे ताकि उनको वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाए। वोट चोरी के खेल में चुनाव आयोग सब जानकर भी अनजान बना रहा और भाजपा का पूरा साथ दिया। आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं तो पूरे बिहार में किस हद तक वोट चोरी को अंजाम दिया गया होगा। भाजपा और चुनाव आयोग की वोट चोरी के कारनामे हर दिन देश के सामने हैं। जनता इन वोट चोरों का पूरा हिसाब करेगी। ये बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से कि वोट चोरों का हिसाब अब जनता करेगी। बिहार में जो हालत है उसने मोदी जी को और परेशान कर दिया है। जो सर्वे आए हैं उस सर्वे में स्थिति साफ है। उन सर्वे में यह है कि इंडिया गठबंधन आगे निकल रहा है, एनडीए गठबंधन हार रहा है। और इस खबर ने और विचलित कर दिया। बिहार में तरह तरह की कहानियां चलने लगी। मेरे और आपके टैक्स के पैसे को उड़ाया जाने लगा। मैं महिलाओं को पैसे दिए जाने की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब चुनाव सिर पर आ जाता है तो महिलाओं की याद क्यों आती है? जब सर्वे आया तो पता चला कि आप हार रहे हो तो हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज दिए। योजना स्टेट की नीतीश को भेजना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने श्रेय खुद ले लिया कि नीतीश को किनारे किया जा रहा है, नीतीश को ढक्कन बनाया जा रहा है। अब नीतीश को किनारा करके नीतीश को ढक्कन बना के क्रेडिट तो मोदी जी को खुद लेना है। वाह मोदी जी, वाह कहना है, केवल इसलिए कि चुनाव में किसी तरह जीत हासिल कर दे। प्रधानमंत्री जानते हैं कि अगर बिहार गया तो चली फिर दिल्ली भी जाएगी, दिल्ली भी हुकूमत बचेगी नहीं। पप्पू यादव को लेकर तरह तरह की कहानियां रची गई कि पप्पू यादव प्रधानमंत्री के मंच पर चले गए थे तो ये कहा कि पप्पू यादव इधर आने वाले हैं, मन टूट रहा है, मन खराब हो रहा है। पप्पू यादव ने भी एक वीडियो जारी किया है। सरकार पे जम के हमला बोलते हुए कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी सबसे सच्चे नेता हैं और नरेंद्र मोदी जी देश में सबसे झूठे हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी गरीबों की आर्थिक आजादी दिलाएंगे उनको। देश की उम्मीद राहुल गांधी जी वोट चोरों से मुक्ति दिलाएंगे। और क्या कुछ कहा, एक बार आप भी जरा इस वीडियो में देखिए। मोदी जी, दुनिया में आपसे झूठा इंसान मैंने धरती पर देखा ही नहीं। प्रधानमंत्री होकर आपने इस धरती पर 3 बार आए। पहली बार कहा कि अगले बार मैं इस चीनी का चाय पीऊंगा। दूसरे बार कहा कि नहीं हुआ, गलती हो गई। जब तीसरे बार आए तो मोदी जी के गुंडों ने 3 हत्या करके चीनी मिल को बेच दिया। ये थे पप्पू यादव जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री के झूठ की कहानी बिहार में किस तरह खुलने लगी है। उधर वो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी बड़ी कहानियां सुनाने का प्लान था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जितनी फजीयत हुई है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सरकार को जितनी मुंह की खाने पड़ी है, उसके बाद सरकार हिम्मत नहीं जुटा रही कि ऑपरेशन सिंदूर का दोबारा नाम लिया जाए। क्योंकि अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ये सब पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। इस देश में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि देश की विदेश नीति इतनी खराब हो कि हम सरेंडर कर दें और हमारी थू पूरी दुनिया में होने लगे। लेकिन ये सब हुआ, और जब ये सब हुआ तो लोगों के जहन में एक सवाल आया कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर इसका गुनाहगार कौन है जो इस तरह हमारी पूरी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तो जाहिर है एक ही महान आदमी थे। इसके बाद चीजें बदलती हैं, चीजें इस रूप में लेती हैं कि जब बिहार का चुनाव है, सत्ता जा रही है, तो थोड़ा माहौल आसपास की, ये बड़ी सुनियोजित तरकीब है। एक राज्य में चुनाव हो, वहां मत करो, लेकिन आसपास का माहौल गर्म कर दो। आसपास के माहौल गर्म करने के लिए रणनीति बनाई गई, योजना बनाई गई, और फिर वो हिंदू मुसलमान का सबसे प्रिय गेम खेला गया। पहली बार ऐसा हुआ कि पड़ोस के राज्य में चुनाव हुए तो अखलाक की हत्या कर दी गई, कह दिया गया गौमांस रखा था, जो बाद में पता चला कि गौमांस नहीं था। इस बार भी तौकीर रजा साहब आए मैदान में, आए लम मोहम्मद, कानपुर से शुरू हुआ, लेकिन छौका लगा दिया तौकीर रजा ने। तौकीर रजा के बारे में बरेली में किसी से भी जाके मालूम कर लीजिए। मैं खुद बरेली में स्टार न्यूज में रह चुका हूं, और स्टार न्यूज में काम करने के बाद तौकीर रजा के संग मैंने खाना भी खाया है, चाय भी पी है, मैं जानता हूं। पूरे बरेली के किसी भी प्रबुद्ध आदमी से बात कर लीजिए, तौकीर रजा कहेंगे, तौकीर रजा के बारे में कहा जाएगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट करते हैं। जैसा माहौल बनाते हैं उससे सीधा फायदा भाजपा को होता है, जैसा ओवैसी साहब करते हैं। और तौकीर रजा ने भी पूरी प्लानिंग करी, एक बढ़िया सुनियोजित जुलूस निकाला गया, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को उनके प्रिय डायलॉग बोलने का मौका दे दिया गया कि मौलाना जानते नहीं सरकार किसकी है, मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्योंकि बाकी चीजों पे फेल है। हर जगह चर्चा चलने लगी भाजपा में कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार आ गई तो योगी आदित्यनाथ की छुट्टी कर दी जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ को पता है कि हिंदुत्व का कद जितना बड़ा कर लेंगे उतना फायदा उनको मिल जाएगा, उतना बड़ा गेम हो जाएगा। इसलिए हिंदुत्व के इस छौके को वो तेजी से कर रहे हैं। ठीक है, सड़क पर नहीं आना चाहिए, मैं तो हमेशा कहता हूं अपने घरों में रहिए। क्यों आप जाम करेंगे, क्यों लाठीचार्ज करेंगे, लाठीचार्ज का मौका देंगे, क्यों पत्थर फेंकेंगे। देखिए कुछ चीजें और भी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान पथराव किया गया था ना, आपको याद होगा, गाड़ी तोड़ दी गई थी, पथराव किया गया था। तो क्या उन गुंडों पे भी ऐसी कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ भी ये सब किया गया, या फिर कार्रवाई केवल धर्म देख के होगी कि किस धर्म का कौन व्यक्ति है। पवन खेड़ा ने कुछ बातें की हैं, अच्छी की हैं, मैं आपको सुनवाता हूं। सवाल बार बार जहन में आता है कि हिंदू धर्म जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो क्या है। हिंदू सभ्यता, हिंदू दर्शन, ये धर्म से कहीं विशाल और कहीं गहरे हैं। इनके मूल में, इनकी नींव में है नेति नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। ये सवाल पूछते हैं लेकिन जवाबों की कैद में नहीं आते, परिभाषाओं की गिरफ्त में नहीं आते, ये चलते रहते हैं, ये संतुष्ट नहीं होते किसी जवाब से, किसी उत्तर से। सच की खोज में चलते हैं, और इस खोज में, इस सच के रास्ते पर, इस सफर के मील के पत्थर पर है प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान। इसीलिए जीवित है। इनकी प्रेरणा है बहती हुई गंगा। जिस दिन गंगा बहना बंद कर देगी उस दिन हम और आप उसकी पूजा करना बंद कर देंगे। गंगा बहती है इसलिए जीवित रहती है। ठीक उसी तरह से हिंदू सभ्यता बहती है इसलिए जीवित रहती है। मदर ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ऐसे ही नहीं बनी। अरे जहां स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस्लाम अख्तियार करते हैं कुछ दिनों के लिए सच की खोज में, फिर ईसाई धर्म अपनाते हैं सच की खोज में, उस ख्याल को, उस विचार को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, उसको आप कैसे रोक सकते हैं। ये जो विजडम है हमारी सभ्यता की, इसी ने मेरे और आपके विचार को, आचार को, शब्द को आकार दिया है। हमारे चरित्र पर जो प्रभाव छोड़ा है वही हिंदू सभ्यता है। आज उदाहरण याद आता है मीराबाई का, जो अपने भगवान से, अपने इष्ट से प्रेम करती थी। उस प्रेम में वो कविताएं लिखती थी, काव्य लिखती थी, विरह के काव्य लिखती थी। खूबसूरती देखिए। यहां जब सूफिज्म आया, जब सूफी परंपरा आई, तो इश्क हकीकी पे बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया, वो सुनकर आनंद आता है। तो इस समृद्धि में अब ऐसे बौने आ गए जिनको एक 7 साल का बच्चा इस विशाल सभ्यता का दुश्मन लगता है। एक 7 साल के बच्चे को मार के उसकी लाश लटका देते हैं क्योंकि वो दूसरे मजहब का है। इस सभ्यता को वो 7 साल का बच्चा क्या नुकसान पहुंचाएगा। आप इंदौर के शीतला माता मार्केट में कहते हैं साहब मुसलमानों को नौकरी से बाहर निकाल दीजिए। अरे हमारी सभ्यता इतनी विशाल है, उसमें आपको ये
नौकरी पेशा मुसलमान भी खतरा लगने लग गए। कोई कहता है आई लव मोहम्मद, तो आपको दिक्कत है, अपने नबी से वो मोहब्बत करता है तो आपको तो उससे मोहब्बत होनी चाहिए। हम सब अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान, अपने अपने क्राइस्ट, अपने नबी सब मोहब्बत करते हैं और करनी चाहिए, क्या गलत है इसमें? ये बौने अगर उस वक्त होते तो क्या ये क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बनती? क्या ये मदर ऑफ सिविलाइजेशन कहलाई जाती? इन बौनों के हाथ में मैं अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ सकता, इस देश को नहीं छोड़ सकता। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव नानक देव, आई लव इंडिया। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने तो कल भी कहा था बातचीत में, आई लव मोहम्मद साहब, आई लव भगवान राम, आई लव जीसस, आई लव गुरु नानक। क्या फर्क है? सब में सबका मार्ग एक है, सत्य के पे चलना, अहिंसा करना, हर एक की जान बचाना। ये हर धर्म में, हर मजहब में। लेकिन राजनीति की दुकान तो इस प्यार से नहीं चल सकती ना। राजनीति की दुकान में तो नफरत का तड़का लगाना जरूरी है ना। ओवैसी के प्रवक्ता हैं आसिम बकार साहब, उन्होंने तौकीर रजा के लिए बताया, कहा है कि मोहम्मद साहब का नाम तो बड़े अदब से लिया जाता है। बरेली में तौकीर रजा ने क्या कहा, हमारे नेशनल चैनल पे सिमरन खान ने शॉर्ट बनाया है, सुनवाता हूं मैं आपको। आई लव मोहम्मद विवाद बरेली में बड़ा रूप लेता दिख रहा है। जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन का ऐलान किया। देखते ही देखते सड़कों पे भीड़ उमड़ गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो स्थिति बेकाबू हो गई। पथराव और लाठीचार्ज के बीच में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं इस मामले पे AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार ने मौलाना तौकीर रजा पे निजी टीवी चैनल के माध्यम से तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने पोस्टरों पे सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखवाया। क्या आपको नहीं मालूम कि पैगंबर मोहम्मद का नाम बिना दुआ पढ़े नहीं लिखा जा सकता है? वकार ने आरोप लगाया कि छोटे बच्चों को तख्तियां थमा दी गई और उन्हें सड़क पर उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि पैगंबर के नाम की बेअदबी किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। बिल्कुल ठीक बात है कि छोटे छोटे बच्चों को तख्तियां उतार दी गई। तौकीर रजा के इस पे पड़ताल करना चाहिए कि तौकीर रजा किसके कहने पर आए। असल में दोनों मजहब में, दोनों धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं। टीवी चैनलों पे देख लीजिए आप, एक मौलाना को बुलाया जाता है, एक पंडित जी को बुलाया जाता है, 5-5, 10-10 हजार रुपए के लिफाफे दे दिए जाते हैं कि ये 5-5, 10-10 हजार रुपए के लिफाफे लो, टीवी चैनलों के डिबेट में एक दूसरे को गाली दो, माहौल गर्म हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं, माहौल गर्म करते हैं और फिर बाहर आके साथ साथ मिल जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, माहौल गर्म करते हैं, जिससे योगी जी जैसे फायर ब्रांड आदमी को कहने का मिलता है को मौलाना को पता नहीं सरकार किसी की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुर्सी बचाने का इससे बढ़िया नाटक कुछ होता नहीं है। उधर कुर्सी तो मोदी साहब भी बचा रहे हैं। मन की बात में RSS की तारीफ पे तारीफ। हालांकि आजकल मन की बात कोई सुनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बताया कि हम तो इतने ऊब गए हैं भाई साहब, पता है कि सब झूठी कहानियां बताई जा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी समस्या है। कभी कभी कहा जाता है फोटो भेजो मन की बात सुनते हुए। अब सुनते तो हम है नहीं, अब फोटो भी भेजना है तो टीवी चलाते हैं और मोबाइल फोन जो है वो टीवी चलाया हमने और उसकी रिकॉर्डिंग या उसकी आवाज जो है, वॉल्यूम जो है वो साइलेंट कर दिया कि कौन झूठी कहानियों को सुने। लेकिन प्रधानमंत्री को लग रहा है कि RSS अब उनकी कुर्सी हिला सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का मामला जितना देरी से खिंच रहा है उतना प्रधानमंत्री की हवा खराब हो रही है। बिहार उनको ले डूबा। उधर ट्रम्प साहब भी एक के बाद एक कर रहे हैं। नया फोटो जारी हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेना के प्रमुख गए मिलने के लिए, मिले, बड़े गर्मजोशी से मिले। भक्तों ने कहा कि कोई फोटो तो जारी नहीं की गई है, इसका क्या मतलब होता है, कहाँ मिले, कैसे मिले? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष से मिलते हुए बड़े गर्मजोशी से ट्रंप ने फोटो भी जारी कर दी कि ये लो पकड़ो फोटो। अब भक्तों को जवाब नहीं मिल रहा। उधर बिहार में तेजस्वी यादव का बढ़ता हुआ ग्राफ पूरी भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा है। वो रोज तेजस्वी यादव भी फुल फॉर्म में हमले कर रहे हैं। देखिए आज उन्होंने क्या कहा। कर रही है पैसे कहाँ से ला रही है? हमारा सवाल नहीं बल्कि बिहार की जनता का ये सवाल है और हम यही प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आपका जो बजट में है और लगभग आपने जो घोषणाएं की है वो 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणाएं की है, तो आप इसको कैसे संभव बनाइएगा? आपका रेवेन्यू जनरेशन कितना है
और आगे और रेवेन्यू की जरूरत है, तो आप कैसे इसको पूरा कीजिएगा? मेरा बहुत सिंपल सा प्रश्न है। और भ्रष्टाचारियों को लेकर के मैंने सवाल उठाया। प्रधानमंत्री जी ने जितने घोटाले गिनाए उसका भी जिक्र हमने किया, तो उसका किसी पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, तो यही जानना चाह रहे हैं लोग। पर सरकार की तरफ से महिला रोजगार योजना में जो पैसे दिए गए, वो कहा गया कि विपक्ष जो है सिर्फ इल्जाम लगा रहा है। अगर वही 20 साल में अगर देखा जाए तो एक दिन का 1 रुपया, थोड़ा सा नीचे कर विशाल, तो 1 रुपए में ये जो मेरे है बराबर बिहार के वोटरों को जो है ये समझते हैं कि चूना लगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। जिस सरकार कह रही है कि हम लोग आए थे और गठबंधन को लेकर के फोन नहीं, आज मैच है, फाइनल मैच है, फाइनल है, फाइनल मैच है, तो रिजल्ट तो हमारा आप जान ही रहे क्या होगा। कह रहे फाइनल मैच का रिजल्ट तो हम आप जान ही रहे हैं क्या हुआ। कमाल है, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर रक्षा मंत्री कहते जारी है, भारत में मैच पाकिस्तान के लोग नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में भारत में नहीं खेलेंगे, लेकिन दुबई में खेल लेंगे। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इस पूरे माहौल पर आप क्या सोचते हैं, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना हौसला हमारे साथ जोड़े रखिएगा, हमारा हौसला भी बढ़ेगा। शुक्रिया, थैंक यू।